गुड मॉर्निंग दोस्तों। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, मजे में होंगे और खुश होंगे। और आज हम आपके साथ वो काम करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम तीन इम्पोर्टेंट प्रोज सेक्शन के एसेज हैं, उनको कंप्लीट करने जा रहे हैं वरना टाइम वेस्ट किए हुए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंटरेक्टिव तरीके के साथ। वी आर गोइंग टू यूज ऑल द ग्राफिक इमेज जिससे आपके कॉन्सेप्ट इतना अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए कि जैसे ही आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठे तो कम से कम इन तीन टॉपिक्स जो कि सबसे कॉम्प्लेक्स माने गए हैं अपने सिलेबस के, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बिना समय व्यर्थ किए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले ऐसे से जिसका नाम है फ्रीडम बाय जीवी शॉ। तो ये है अपने जीवी शॉ जी, देख लीजिए। जीवी शॉ के बारे में बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन ये है कि ही इज अ सोशल क्रिटिक, लेकिन हम इंफॉर्मेशन से ज़्यादा सीधा टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको बेसिक्स बाद में करा भी दूंगा या फिर और भी जगह मिल जाएगी। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, सेंट्रल थीम क्या है, किस किस चीज़ के बारे में बात करी गई है, वो इस एंटायर पिक्चर के थ्रू आप समझने की और विजुअलाइज करने की और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। देखो, सबसे पहले तो जीवी शॉ जिस चीज़ की बात करते हैं वो बात करते हैं नोशन ऑफ फ्रीडम, कि फ्रीडम है क्या, क्या हम वास्तव में फ्री हैं। क्या हमें लगता है 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हम सच में फ्री हुए? क्योंकि आधे दिन, हाफ ऑफ द डे वी आर स्लेव टू नेचर। हमें 8 घंटे सोना ही पड़ता है, हमें खाना खाना ही पड़ता है, हमें पानी पीना ही पड़ता है। तो आधा दिन तो हम नेचर के गुलाम हैं। तो अब देखो क्या क्या बताया जी, कि ये सबसे पहले पॉइंट है नेचुरल स्लेवरी, जो कि है अनअवॉइडेबल। अगर हम नेचर की स्लेवरी को अवॉइड करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? बीमार। हम क्या हो जाएंगे? पागल। तो नेचर की स्लेवरी किस किस तरीके की बताइए? नेसेसिटी, किससे रिलेटेड बताइए? हमारी मूलभूत आवश्यकताओं से रिलेटेड, जैसे कि मकान, रोटी, कपड़ा। नींद लेनी पड़ेगी 8 घंटे। जैसे देखिए, ये बंदा सो रहा है घोड़े बेच के मस्त होके। भाई, अगर आपको सोओगे तो आपको मजा आएगा, और अगर आप ढंग से नहीं सोओगे तो आप ढंग से काम नहीं कर पाओगे। खाना आपको खाना ही पड़ेगा, पर खाना खाने में मजा आता है। तो पहली तो हुई नेचर की स्लेवरी, ठीक है। दे एनफोर्स यू योर स्लेवरी एंड कॉल इट फ्रीडम, कि वो आपको गुलाम बनाते हैं और उससे फ्रीडम बोल देते हैं, आजादी बोल देते हैं। हम लेके रहेंगे आजादी। तो आधे दिन तो हम नेचर के गुलाम हैं, लेकिन नेचर की जो स्लेवरी है उसका एक अपना मजा है। उसमें मीठी मीठी नींद है, उसमें सुकून है। तो हम गुलाम होके भी उसमें आजाद हैं, ठीक है। दूसरी जो स्लेवरी होती है वो होती है अननेचुरल स्लेवरी। पहली कौन सी है? नेचुरल स्लेवरी। कौन सी? नेचर की स्लेवरी। अननेचुरल स्लेवरी क्या है? एक आदमी की दूसरे आदमी की तरफ स्लेवरी, कि जिस तरीके से ब्लैक पीपल को स्लेव किया गया था, एनस्लेव किया गया था। तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे प्रपाउंड कर रहे हैं हमारे जीवी शो सर। क्या? जैसे वेस्ट स्लेवरी, एक इंसान जिसको दिहाड़ी पे रखा गया है, सुबह 7 बजे जाता है, शाम को 7 बजे तक काम करता है। कौन करता है? उसका मालिक। उसका पूरी तरीके से शोषण करता है। उसको उसके जीवन से कोई मतलब नहीं है, बस द ओनली थिंग्स ही केयर्स अबाउट इज कि मुझे कितना प्रॉफिट मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, कितना प्रॉफिट मैं एक्सटॉर्ट कर सकता हूँ इस सारी की सारी सिचुएशन से, या मैं इसको किस तरीके से लूट सकता हूँ। मैं नून लुट ले गया, जो गाना आपने सुना भी होगा। तो कहीं ना कहीं वो आदमी कोशिश करता है कि हाँ भाई यार, मैं इसकी हड्डी हड्डी छोड़ दूं, इसका पूरा खून निकाल लूं। ठीक है, ये टोपी वाला इंसान जो हमारे कॉरपोरेट के मालिक होते हैं, एमएनसीज के, जो अपने वर्कर्स के साथ स्लेवरी करते हैं। या फिर तुमने अगर अमिताभ बच्चन की मूवीज देखी होगी तो उसको तुम्हें पता लगा होगा, मजदूर यूनियन, ये मजदूर का हाथ है कातिया, उस तरीके से। या फिर अगर आपने विक्टोरियन लिटरेचर पढ़ा है तो नॉर्थ एंड साउथ अगर आपने पढ़ा है एलिजाबेथ गैस्कल का, तो उसमें भी ये कॉन्सेप्ट बताया गया है कि किस तरीके से वर्कर्स की जो सिचुएशन है बहुत ही दयनीय है, डिप्लोरेबल है, बहुत ही डिलैपिडेटेड सिचुएशन है। तो उस बारे में बात की गई है, हम इनको एक एक करके डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अब क्या क्या चीखा बताया गया है? नेचुरल स्लेवरी इज प्लेजेंट, ठीक है, आरामदायक होती है। अननेचुरल स्लेवरी इज हेटफुल। गवर्नमेंट एनफोर्स स्लेवरी, गवर्नमेंट स्लेवरी लेके आती है। कैसे लेके आती है हम धीरे धीरे नीचे देखेंगे कैसे।
हमें बेवकूफ बना के, किसके नाम पे, कि हमारे पास है राइट टू वोट, कि हम हमारा नेता खुद चुन सकते हैं। लेकिन कोई भी नेता आए, चाहे कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए, लेकिन आम आदमी की जिंदगी तो वैसे ही रहने वाली है ना मेरे दोस्त। तो ये कॉन्सेप्ट है। रेमेडी, लेजर एंड मनी। बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसा भी है, फ्री टाइम है, लेकिन वो फ्री टाइम को ढंग से यूज करना भी नहीं आ जानते। फ्री टाइम को यूज करना भी अपने आप में स्किल है, क्योंकि फ्री टाइम अगर आपके पास है और आपका दिमाग खाली है, तो आप जुआ खेलोगे, सट्टा खेलोगे, आप डिप्रेशन में जाओगे, आप कहीं ना कहीं उस फ्री टाइम का गलत उपयोग करोगे, नशे करोगे, और फिर आप अपने आप को ही हार्म कर लोगे। ठीक है। बैलेट पेपर के बारे में बताया ही गया है, चुनाव वाला मैंने आपको बताया। इवन नेचुरल स्लेवरी के लिए उसमें एक एग्जांपल बताया कि इवन अ ट्रैम्प, एक भिखारी, कैन अर्न हिज फूड, वो अपना खाना मांग सकता है बाय सिंगिंग होम स्वीट होम। जैसे कि हमारे यहाँ पे भिखारी बोलते हैं, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबे, अल्लाह के नाम पे दे दे। तो भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे बोल के वो अपना पेट भर लेते हैं। उसी तरीके से ब्रिटेन के अंदर होम स्वीट होम के लोगों को एक आइडिया दिया था, आइडिया ऑफ होम, द आइडिया ऑफ सिक्योरिटी, द आइडिया ऑफ फ्रीडम, उसको बोल के एक भिखारी भी अपना पेट भर लेता है। ठीक है। डोल अब ब्राइव, किस तरीके से है ना, वे स्लेवरी, मतलब आपको जिस तरीके से कहा है ना कि मजदूर की तरह 7 से 7 तक जोता जाता है, उसके बाद आपको तनख्वाह दे दी जाती है। तो किस तरीके से आपका शोषण है, इसके बारे में भी बताएंगे। थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग, आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा, आपके दिमाग के तार खोल देगा। नेचर एज एन ऑनेस्ट मास्टर, ये देखो, प्लेजेंट मास्टर, अ काइंड पर्सनिफिकेशन, conundrum ऑफ लेजर, सैटर्न फाइंड्स मिसचीफ, किस तरीके से पैसा आदमी को बर्बाद कर देता है, या किस तरीके से पैसा हमारी कितनी जरूरत है, किस तरीके से कैपिटलिज्म ने हमारे दिमाग को पूरी तरीके से काबू कर रखा है, ये वाला हम देखेंगे, आइडिया देखेंगे। ग्रेटेस्ट स्लेवरी इज आइडियोलॉजिकल, फॉल्स कॉन्शियसनेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है। राइट्स के बारे में बात करेंगे। तो ये सारे के सारे हम कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने वाले हैं इस ऐसे के थ्रू। तो मैं आपको एक बार फ्रीडम पढ़ाने से पहले एक और इमेज दिखा देता हूँ, जिससे आपका और आइडियाज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। ये देखो, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, फ्रीडम, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्रिटिक, किसके बारे में, पॉलिटी और इकोनॉमी के बारे में डील करता है। ठीक है। स्लेवरी, स्लेवरी कैसी होती है, नेचुरल स्लेवरी, बायोलॉजिकल नीड्स, ईट स्लीप, कि आपकी मूलभूत आवश्यकताएं कि सोने की, खाने की, उसके बारे में बात की जाएगी पहले। अननेचुरल स्लेवरी, जिसके अंदर एक आदमी दूसरे आदमी का शोषण करता है, उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी तो मैं आपके दिमाग में एक माइंड मैप बना रहा हूँ जिससे आप उसको समझ पाए। हेटफुल लीड्स टू क्लास वॉर, किस तरीके से मजदूर यूनियन वर्सेस जो बड़े बड़े सेठ हैं उनके बीच में लड़ाई होती है, वो भी हम जानेंगे। ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल डिल्यूजन, किस तरीके से हमें नेता या हमारे डेमोक्रेसी में बेवकूफ बनाया जाता है कि हम फ्री हैं, हम आजाद हैं, हम आजाद देश के आजाद नागरिक हैं। आजादी के असली मायने क्या है, वोट इज अ शेम, मैग्ना कार्टा इक्वल्स परपेचुअल वे स्लेवरी। अब मैग्ना कार्टा एक ब्रिटेन का एक डॉक्यूमेंट है। इससे रिलेटेड अगर आपको जानना है तो मैंने एक पहले एक वीडियो बना रखा है, जिसके अंदर मैंने सारे रेफरेंस एक्सप्लेन कर रखे हैं, आप उस वीडियो को जरूर से जरूर देखें, स्लेवरी रिलेटेड, फ्रीडम से रिलेटेड। लेकिन अभी आपके लिए इतना सा समझ लीजिए कि किस तरीके से जो हमें राइट टू वोट दी गई है, जो हमारी फ्रीडम बताई गई है, वो किस तरीके से एक धोखा है, फरेब है, मिथ्या है, इसको हम समझेंगे। मास्टर क्लास डिल्यूजन, किस तरीके से मास्टर क्लास का वहम है। एजुकेटेड बिलीव द सिस्टम इज बेस्ट, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको लगता है कि यार ये जो स्लेवरी का सिस्टम है, ये मजदूरों का उच्च वर्ग की तरफ दोबारा शोषण करना, क्योंकि बचपन से उन्होंने वही देखा है, ये बिल्कुल सही तरीका जीवन जीने का। ठीक है। तो ये वाला अपन कॉन्सेप्ट ये करेंगे, हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक बार आप इनको समझें, आप एक माइंड मैप बनाए, कॉन्सेप्ट तैयार करें अपने ब्रेन के अंदर, सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फॉल्स विक्ट्रीज, बिल ऑफ राइट, वाटरलू, ये भी मैंने आपको अपने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। लेकिन ये तरीके से देखिए कि एक रिफॉर्मेशन है, जैसे 1857 की क्रांति हुई, तो कहाँ कहाँ किस किस तरीके की क्रांति हुई, और उनसे हमें ऐसा लगा कि हम आज़ादी के करीब पहुंच रहे हैं, क्या वो सच में आज़ादी थी। तो एक तरीके से फिलोसॉफिकल, एक तरीके से आपकी जो थिंकिंग है, आपके सोचने की जो एबिलिटी है, उसको ये ऐसे चैलेंज करने वाला है। ठीक है।
ट्रेड यूनियंस वर्सेस एम्प्लॉय, जो मैंने आपको बताई दिया कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्लेमर फॉर मोर लेजर, फ्रीडम इक्वल्स लेजर, टाइम एंड मनी फॉर लाइफ आफ्टर वर्क, कि किस तरीके से आदमी को है ना, वो लिव फॉर द वीकेंड वाला जो कल्चर है उसके बारे में अपन को एक्सप्लेन करेंगे इसमें। शॉस कनड्रम, 8 आवर्स पर डे, लास्ट में ये ऐसे कहाँ खत्म होता है जिसमें जीवी शॉ बताता है या तो आप 8 घंटे पर डे काम करके 45 पे रिटायर हो सकते हो, या 4 घंटे काम करके 70 पे रिटायर हो सकते हो। वो आपकी चॉइस है, और इसका आंसर आप मुझसे मत मांगना, अपनी वाइफ से मांगना। इस तरीके के रिटोरिकल क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। स्टाइल कैसी है, सटायरिकल है, पॉलिमिकल है, पॉलिटिकल है, कि क्रिटिक है, स्केथिंग क्रिटिक है। एक तरीके से आपको सोचने के लिए, समझने के लिए पूरी तरीके से मजबूर कर देगा। जे कृष्ण मूर्ति का भी अपन देख सकते हैं, वैसे अपने सिलेबस में है नहीं तो अपन इसको देखेंगे नहीं, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है फ्रीडम। अब हम फ्रीडम को, इसके इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स और पॉइंट्स वाइज समझते चलते हैं, ठीक है। तो आप सभी तैयार हैं इसकी थियरी पढ़ने के लिए? देखो, ओवरव्यू ऑफ द सेक्शन, ओवरव्यू हम पहले ही देख चुके हैं, तो अब अपन डिटेल एनालिसिस पे आते हैं सीधा। इसके अंदर सेंट्रल आर्ग्यूमेंट क्या है? सो आर्ग्यूज दैट एब्सोल्यूट फ्रीडम इज अ मिथ, पूर्णतः आजादी एक धोखा है, फरेब है, मिथ्या है। कैसे? ड्यू टू नेचुरल नेसेसिटीज, जो मैं आपको बता चुका हूं कि हमें खाना भी होता है, पीना भी होता है, सोना भी होता है। ट्रू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम डज नॉट एग्जिस्ट फॉर वर्किंग क्लास, वर्किंग क्लास के लिए असली आजादी है ही नहीं, क्योंकि वर्किंग क्लास रोज खाती है, रोज कमाती है, तो उनके पास फ्रीडम का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं उनकी लाइफ में। दे आर एनसेप्ड बाय लैंडलॉर्ड्स, उन्हें किन के द्वारा गुलाम बना दिया जाता है? उनके मालिकों द्वारा। एम्प्लॉयर्स एंड पॉलिटिकल सिस्टम, किन के द्वारा? उनके साथ वाले जो उनसे ऊपर जैसे सामंत होते हैं, उसी तरीके से कंपनी के मालिकों द्वारा। एंड पॉलिटिकल सिस्टम, और सरकार के द्वारा, एक तंत्र के द्वारा, एक समाज के द्वारा किस तरीके से उनका शोषण किया जाता है। दैट यूजेस वोटिंग एज अ टूल फॉर डिल्यूजन, उनको वोटिंग राइट देके ये बताया जाता है, बेटा तुम्हारे हाथ में है तुम्हारी आजादी की चाबी, क्योंकि तुम हो एक आजाद देश के आजाद नागरिक, क्योंकि तुम्हारे पास अधिकार है वोट देने का। लेकिन क्या दो चोरों के बीच में से एक चोर को सेलेक्ट करने से आपको आजादी मिलने वाली है? लेकिन आपको ऐसा भरोसा दिलाया जाता है, और आप उस भरोसे में पूरी तरीके से फंस जाते हैं, ठीक है। एज अ टूल फॉर डिल्यूजन, जिसमें एक धोखा है, फरेब है। अब देखो, सबसे पहले नेचुरल स्लेवरी की बात की जाएगी। नेचुरल स्लेवरी क्या है? ह्यूमंस आर स्लेव्स टू बायोलॉजिकल नीड्स, जो मैं आपको बता ही चुका हूँ। बायोलॉजिकल नीड्स के गुलाम है। स्लीप, ईट, ड्रेस, ये काम हमें करने ही पड़ते हैं। सोना भी होता है, खाना भी होता है, कपड़े भी पहनने होते हैं। दिस इज टॉलरेबल बिकॉज नेचर मेक्स दीज एक्ट्स प्लेजरेबल। लेकिन हम जब ये काम करते हैं, हम जब ऐसा जीवन जीते हैं, तो हमें मानंद, हमें परमानंद, हमें खुशी का अनुभूति होती है। इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब टेक्स्ट की कुछ लाइन से देखो। इफ शी फोर्सेज यू टू ईट एंड ड्रिंक, एंड शी मेक्स ईटिंग एंड ड्रिंक्स सो प्लेजेंट दैट वी ईट एंड ड्रिंक टू मच, अगर वो आपको फोर्स करती है खाने के लिए, पीने के लिए, तो वो खाना और पीने को इतना मजेदार बना देती है कि हम कभी कभी ज्यादा खा के मोटे हो जाते हैं। वो इतना मजेदार है। दूसरी अननेचुरल स्लेवरी पे आते हैं। अननेचुरल स्लेवरी के अंदर बताते हैं द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वन ह्यूमन बाय अनदर, एक मानव के द्वारा दूसरे मानव का शोषण थ्रू फोर्स, किसके द्वारा? दबाव के द्वारा, गुलामी के द्वारा, फ्रॉड, फ्रॉड बेवकूफ बना के उनका, और आइडियोलॉजी, या फिर एक इस तरीके की विचारधारा क्रिएट करके जिनसे उन्हें लगे कि यार हम तो फ्री है, लेकिन वो फ्री है ही नहीं। दिस इज हेटफुल एंड लीड्स टू क्लास वॉर, और ये दर्दनीय है, ये नफरत करने योग्य है, और इससे क्या होता है? क्लास वॉर, कि अमीर और गरीब के बीच में रिफ्ट बहुत भयंकर बढ़ जाता है, और लड़ाइयाँ होती है, ठीक है। इफ यू अलाउ एनी पर्सन टू गेट द अपर हैंड ऑफ यू, एंड यू विल शिफ्ट ऑल द पार्ट ऑफ स्लेवरी टू नेचर दैट कैन बी शिफ्टेड ऑन टू योर शोल्डर। मतलब कुल मिला के कि सामने वाला इंसान पूरा काम आपके कंधों पे करवा रहा है, या आपसे करवा रहा है, अपने सारे काम उसने आपके ऊपर छोड़ दिए, और वो फ्री घूम रहा है। जबकि सबके बीच में काम बराबर डिवाइड होना चाहिए, लेकिन आप 12 घंटे 16 घंटे काम कर रहे हो, अगला बंदा चिल काट रहा है,
क्योंकि उसका बदले का काम भी कौन कर रहे हो? आप कर रहे हो। आप मतलब मजदूर क्लास, आप मतलब लेबर क्लास। ठीक है, पॉलिटिकल डिलीजन पर बात कर लेते हैं। पॉलिटिकल किस तरीके से फरेब है, धोखा है, झूठ है। गवर्नमेंट्स एंड रिच फ्रेंड्स यूज इलेक्शंस, इलेक्शंस की हमने बात कर ली, एंड नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता, टू क्रिएट अ फॉल्स सेंस ऑफ फ्रीडम। जो आज़ादी के लिए 1857 में हमने आज़ादी की प्रथम लड़ाई लड़ी, 1947 में हम आज़ाद हो गए, लेकिन आज भी हम मजदूरों की सिचुएशन देखेंगे तो क्या लगता है हम सच में आज़ाद हैं? सुबह 7 से लेकर शाम को 7 बजे तक काम करना, इवन गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद, इवन जॉब करने के बाद पूरे दिन काम करना, उसके बाद तुम्हें लगता तुम आज़ाद हो? वोटिंग डज नॉट रिड्यूस वर्किंग आवर्स और इम्प्रूव रियल लिबर्टी। वोटिंग से क्या इंप्रूव नहीं होता आपकी लाइफ में? वर्किंग आवर्स, कि आप कम काम कर पाओ, और इम्प्रूव रियल लिबर्टी, कि आपको सच्ची आज़ादी मिले, आप सच में फ्री हो, एक आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हो, आप अपने हिसाब से चल सको, अपने हिसाब से रह सको, अपने हिसाब से खा सको। दे रिडीम दिस प्रॉमिस बाय गिविंग यू वोट। वो आपका बेवकूफ बनाते हैं आपको वोट का प्रॉमिस करके। अ चॉइस विच लीव्स यू नो फ्रीयर देन यू वर बिफोर। वो चॉइस आपको देते हैं, वो चॉइस आपको किसी भी तरीके से फ्री नहीं करती जैसे आप पहले थे। मतलब आपकी सिचुएशन में कोई भी बदलाव नहीं आता। एज इट डज नॉट रिड्यूस योर आवर्स ऑफ लेबर बाई सिंगल मिनट, कि आपके जीवन में काम करने में 1 मिनट का भी कमी नहीं आती। आप सुबह 7 बजे जाओगे, शाम को 5 बजे आओगे, तो सुबह 7 बजे ही जाओगे, शाम को 5 बजे ही आओगे। उसमें 1 मिनट की भी कटौती नहीं होगी, चाहे कोई सी भी पार्टी जीते। आपका शोषण होना स्वाहा है, तय है। इसलिए लिटरेचर हमें सोचना सिखाता है, और सोच के हमारे दिमाग के तारों को खोलता है। इसलिए मेरे दोस्तों, रील देखने की बजाय बढ़िया बढ़िया चैप्टर्स पढ़ो, क्रिटिकल एसेस पढ़ो, आपका दिमाग खुलेगा, प्री वर्कआउट से भी खतरनाक। मास्टर क्लास डिल्यूजन, इसके बारे में बात कर लेते हैं। द रिच एंड एजुकेटेड आर इवन मोर डिल्यूटेड देन द वर्कर। जो रिच है, जो अमीर है, जो पढ़े लिखे हैं, वो और भी ज्यादा भ्रम में। देयर एजुकेशन टीचर्स देम सुपीरियोरिटी। उनकी जो एजुकेशन है उन्हें सुपीरियोरिटी दिखाती है, उन्हें बड़प्पन दिखाती है। उनको ऐसा लगता है कि हम महान हैं, और हमारे जो लेबर क्लास है वो हमसे नीचा है, निचले तबके के हैं, तो हमसे लो क्लास है। मेकिंग देम बिलीव द एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम इज द बेस्ट पॉसिबल सिस्टम। उनको लगता है ये जो तरीका है, ये जीवन जीने का तरीका है, ये सिस्टम जो चल रहा है सबसे बढ़िया तरीका है। अ जेंटलमैन हुज माइंड हैज बीन फॉर्म्ड एट प्रिपरेटरी स्कूल, मतलब कि एक जेंटलमैन जिसका बचपन से ही इस तरीके से दिमाग क्रिएट कर दिया गया है, या उसने अपने आसपास ऐसा ही जीवन देखा है, ऑनेस्टली believes that the system which has placed him in such an agreeable situation is the best for all possible system। ऐसे सिस्टम ने जिससे उसे बहुत अच्छे सिचुएशन में डाला है, जहाँ उसे काम नहीं करना पड़ता और उसके लिए काम करने के लिए लोग मौजूद है, तो उसको लगता है यही सही तरीका जीवन जीने का। प्रैक्टिकल फ्रीडम क्या है? शॉ रीडिफाइंस फ्रीडम एज लेजर। शॉ फ्रीडम को दोबारा डिफाइन करते हैं लेजर की तरह, खाली टाइम की तरह। अब इस पे भी बात कर लेते हैं। टाइम एंड मनी टू एंजॉय लाइफ आफ्टर फुलफिलिंग नेसेसरी वर्क, कि आप अपना काम करके, अपना जरूरी काम करके अपने फ्री टाइम को अच्छी सी एक्टिविटीज में यूज करें। ऑलवेज कॉल फ्रीडम बाय इट्स ओल्ड इंग्लिश नेम ऑफ लेजर एंड कीप्स क्लेमरिंग फॉर मोर लेजर एंड मनी टू एंजॉय इट। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या है पॉइंट्स हैं, वो हम देख लेंगे अभी, और उसके बाद हमारा ये ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा सा और, ये कितना बड़ा ऐसे हम देखेंगे, ये यहाँ ख़त्म होने वाला है। तो 5 से 7 मिनट और लूँगा, और आपका पूरी तरीके से सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपको एक बार टेक्स्ट पढ़ना है, फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने सारे आइडियाज़ कॉम्पैक्ट करके बता दिए हैं। हो सकता तो मैं आपको टेक्स्ट भी पढ़ा देता, क्योंकि मेरी खुद की एग्ज़ाम है, इसलिए इतना टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी वी आर गोइंग टू मेक द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ द टाइम। फॉल्स प्रोमिसेस किस किस तरीके से? मैग्ना कार्टा, विल ऑफ राइट्स, अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस आर टॉट एज विक्ट्रीज फॉर फ्रीडम, बट दे आर यूज टू परपेचुएट वे स्लेवरी। अब ये जो तीनों चीजें, मैग्ना कार्टा हुई, बिल ऑफ राइट्स एंड अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ये अल्यूजन्स हैं कि किस तरीके से अमेरिका आजाद हुआ। मैग्ना कार्टा एक विल है ब्रिटिश गवर्नमेंट का,
है ना, बिल ऑफ राइट के, वो आपको राइट्स देती है ना। किस तरीके से ये फ्रीडम नहीं है, ये आज़ादी नहीं है, बट बल्कि एक तरीका है आपको गुलाम बनाए रखने का। इन सारे रेफरेंस को समझने के लिए आप मेरा एक वीडियो देखे फ्रीडम के ऊपर, उससे आप पहले क्लैरिफिकेशन मिलेगा आपको एक एक टर्म्स का, फिर अपन उसको और डीपली समझेंगे। द वोट एज अ शैम, वोट किस तरीके से आपको बेवकूफ बनाया जाता है हमने पहले भी समझ लिया। क्लास वॉर बता दिया, ट्रेड यूनियंस, वर्कर्स और मास्टर्स के बीच में जो युद्ध है उसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से यूज करें, हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, किंग जॉन साइनिंग मैग्ना कार्टा, डिफीटिंग स्पेनिश अर्माडा 1588 के अंदर हुआ, ब्रिटिश हिस्ट्री में बताएंगे, जिसमें क्वीन एलिजाबेथ ने स्पेन को हरा दिया था। ऐसा माना गया है कि शी इज अ डिवाइन लेडी, क्योंकि समुद्र में तूफान आ गया और उन अंग्रेज जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो उसको एज अ सिंबल ऑफ प्राइड लेती है। हमारे अगर कंपेयर करें तो 1857 की क्रांति से कर सकते हैं। कटिंग ऑफ चार्ल्स हेड, कि है ना, प्यूरिटनिज्म के अंदर जो किंग्स चार्ल्स है उसका हेड काट दिया गया था। और बैटल ऑफ वाटरलू। आपसे मैं फिर कह रहा हूँ, इन सारे रेफरेंस को समझने के लिए मेरा एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है फ्रीडम के ऊपर 4 महीने के पहले, तो आप उसको जरूर से जरूर देखें। 10 से 15 मिनट आपके एक्स्ट्रा लगेंगे लेकिन आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। एरिस्टोटल का क्या व्यू है? एरिस्टोटल व्यूज दैट लॉ एंड ऑर्डर रिक्वायर द रूलिंग क्लास टू बी ब्यूटिफुली ड्रेस्ड एंड डेकोरेटेड टू अपीयर गॉड लाइक टू द कॉमन पीपल। लेकिन अब इसमें एरिस्टोटल क्या कहता है कि जो लॉ और ऑर्डर है, जिस तरीके का हमारा समाज या नियम कानून है, वो एरिस्टोक्रेट्स को और कॉमन पीपल में किस तरीके से डिफरेंस लेके आते हैं कि जो एरिस्टोक्रेट है उनके कपड़े सज्जो सहज हैं, बहुत अच्छे, बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत ही डेकोरेटेड कपड़े। तो कभी ना कभी एक पुअर क्लास होती है, एक लेबर क्लास होती है, वो कहीं ना कहीं उनको पेडिस्टलाइज करती है, बिकॉज व्हेन दे सी देम तो उनको लगता है यार ये हमसे मालिक बनने लायक है, हमारे भगवान बनने लायक है। आप कभी भी देखना भगवान की जो तस्वीरें हैं वो हमको सुपर ह्यूमन दिखाई जाती है, हमसे अलग, हमसे बेहतर, जिससे हमें लगे कि यार इसको हम पूजा करने लायक है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ कहीं ना कहीं हमने जो साइकी है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज किया गया है। अगर सपोज करो कोई ट्रेड यूनियन या हम जैसा एक, या उन्हीं गरीबों में से किसी गरीब को वो नेता एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो उन जैसा है, उनमें से एक है, तो एक फैमिलियरिटी है। तो किंग और जो जो प्रजा है उसके बीच में डिफरेंस होना जरूरी है, किसके लिए? किंगशिप के लिए, एक रूलिंग क्लास के लिए। तो ये बहुत प्यारा एग्जाम्पल है एरिस्टोटल का। विमेन्स एनफ्रेंचाइजमेंट, औरतों को जो वोटिंग राइट्स मिली थी, व्हेन women and feminism started in Britain, the first elected woman was wealthy titled lady, not a working representative। तो किस तरीके से ये भी झूठ है कि औरतों को जो राइट टू वोट मिला, जो पहली औरत थी, तो पहली महिला थी जिसे राइट टू वोट मिला, शी वॉज अ वेल्दी वुमेन, नॉट फ्रॉम वर्किंग क्लास। पॉइंट टू बी नोटेड, कि वो वर्किंग क्लास से नहीं थी, शी वॉज नॉट वन अमंग देम, बट also belongs to elite class, and elite class would not understand the struggles of labor class, क्योंकि उनको लगता है कि ये सिस्टम जस्ट है और ये हमारे द्वारा ही बनाया गया है। तो एक तरीके से ये भी झूठ है, इसको भी समझे। ट्रैम्प सॉन्ग, अ ट्रैम्प अर्न सपर बाय सिंगिंग होम स्वीट होम, शोइंग हाउ नेचुरल स्लेवरी इज रोमांटिसाइज्ड। कि किस तरीके से एक भिखारी अपना भोजन अर्जित कर लेता है होम स्वीट होम गा के, इस बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। शॉस कंक्लूजन एंड एडवाइस, शॉ हमें क्या कंक्लूजन देते हैं? जीवी शॉ, स्टॉप ड्रीमिंग ऑफ डूइंग एज यू प्लीज, कि तुम ये सब सोचना छोड़ दो कि जैसा मैं चाहूं वैसा होगा, क्योंकि आधे दिन तो हम नेचर के गुलाम में 12 घंटे। डिमांड लेजर एंड मनी इन एक्सचेंज फॉर ऑनेस्ट वर्क, आप लेजर पाएं, पैसा पाएं, जिससे आप एक अच्छी बेहतर जिंदगी जी सकें। डू नॉट वोट फॉर कैंडिडेट हु टॉक ऑफ फ्रीडम, ऐसे लोगों को वोट ना करें जो फ्रीडम की बात करते हैं। दे आर एनार्किस्ट वांट्स टू लिव ऑन योर लेबर, वो वही लोग हैं जो आपके कंधों पे आपसे गधे की तरह काम करवा के आपको गुलाम बनाते हैं। जो कंक्लूजन है कि जो मैंने आपको बता दी, या तो आप 8 घंटे काम करके 45 साल की उम्र में रिटायर हो जाओ, या 4 घंटे काम करके 70 की उम्र में रिटायर हो जाओ। और ये मुझसे मत पूछो, अपनी वाइफ से जाके पूछना
क्योंकि मैं इसका जवाब नहीं देने वाला। और एक रेडियो टॉक था, ध्यान रखना, ये इसने बीबीसी को रेडियो टॉक दिया था। डेट्स वगैरह मेरे को याद नहीं है, तो आप देख लेना की फैक्ट्स वगैरह। बाकी मैंने मोस्टली 99% इसके जितने भी क्रिक्स थे वो बता दिया है। मैंने आपके लिए वो क्या नाम है इमेजेस है वो क्रिएट किए, उनको बार बार देखना, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर। ये अपना उसको अपन को पढ़ना ही नहीं है, जय कृष्ण मूर्ति वाले को। ठीक है, अब हम अगला कौन सा पढ़े? देखो अब हम पढ़ेंगे माय रिलेशंस पढ़ लेते हैं, चलो। बाय चार्ल्स लैम्ब। माय रिलेशंस के अंदर चार्ल्स लैम्ब ने क्या क्या बताया है, उसकी हम एक बार पूरी की पूरी इमेज के थ्रू पूरा कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका दिमाग में एक एक पॉइंट क्लियर होता चला जाए। तो देखो, पहले पैराग्राफ के अंदर चार्ल्स लैम्ब किस चीज के बारे में बात करता है? गेटिंग ओल्ड एंड फॉरगॉटन। कि किस तरीके से हम वृद्ध हो जाएंगे और किस तरीके से हम भुला दिया जाएंगे, भुला देना मुझे। तो ये कॉन्सेप्ट बताया है पहले पैराग्राफ के अंदर। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन आप एक बार ओवरव्यू, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इस इमेज से समझना जरूरी है। ठीक है, तो सेकंड कॉन्सेप्ट के बारे में क्या कहता है, ये देखो, डेथ। इन विजुअलाइज करो, इन इमेजेस को बार बार देखो, सो यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट एंड ग्रेस्प इट। ठीक है, पैराग्राफ सेकंड के अंदर किस चीज के बारे में बात की गई है? मेमोरी। नो पेरेंट्स लेफ्ट, ओब्लिवियन कमिंग। कि ऑल ऑफ अस आर बाउंड टू डेथ एंड डिके, ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू डाई। ठीक है, इस तरीके से इसने इनिशिएट किया, क्योंकि एक पर्सनल ऐसे है, सब्जेक्टिव ऐसे है, तो इसके अंदर डाइग्रेशन होगा ही होगा। अब पैराग्राफ 3 में ही टॉक्स अबाउट हिज आंट। आंट के बारे में क्या क्या बताया, देखो, दो तीन चीजें बताई है। लोनली प्रोटेस्टेंट, शी बिलोंग्स टू द रिलीजियस बिलीफ ऑफ प्रोटेस्टेंट, लेकिन कैथोलिक बुक्स पढ़ती है वो। फ्रेंच बीन्स की स्मेल और फ्रेंच बीन्स को अलग अलग करती है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। आयरनियन सेंसरी डिटेल की आयरनी किस तरीके से, बिकॉज शी वॉज अ प्रोटेस्टेंट एंड शी रीड्स कैथोलिक बुक्स, तो इट्स अ आयरनिक सिचुएशन, एक विरोधाभास है इसके अंदर। आयरनी को मुझे पता नहीं है हिंदी में क्या कहते हैं, आप सर्च कर लीजिएगा। एक सेंसरी डिटेल भी है कि किस तरीके से शी डिफरेंशिएट बिटवीन कॉफी बीन्स, इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, पैराग्राफ 3 के अंदर नो सिबलिंग बट कजन्स, उसका कोई भाई बहन नहीं है, ओनली कौन है? कजन्स, उसके बारे में बात कही है। डैड, बेबी सिस्टर, कजन जेम्स एंड ब्रिजिट, वो दे नेवर चेंज। कौन कौन है उसके कजन्स? उसकी बचपन में एक बहन मर गई, किसकी? इलिया की। ठीक है, और इसके पास भाई बहनों के नाम पे सिर्फ कौन है? कजन्स हैं। इसमें एक तो जेम्स है, एक ब्रिजिट है। ठीक है, जेम्स के बारे में बताएंगे, ब्रिजिट के बारे में अगले ऐसे में बताएगा, तो हमें सिर्फ जेम्स के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, उसके बाद जेम्स के बारे में अब चलते हैं पैराग्राफ 4 में। जेम्स इज वियर्ड, गुड वे। जेम्स इज अ वियर्ड कैरेक्टर, एक अजीब सा व्यक्तित्व है, इन अ गुड वे, नॉट इन अ बैड वे। एक अच्छा, एक अच्छे तरीके से वियर्ड कैरेक्टर है जेम्स। उसके बारे में देख लेते हैं। पैराडॉक्सिकल, विरोधाभास से भरा हुआ। ओनली स्टर्न कोड डिस्क्राइब हिम। अब स्टर्न कौन है? स्टर्न है लॉरेंस स्टर्न, जिसने बुक लिखी है ट्रिस्टम सैंडी। तो एक रेफरेंस है किसका? ट्रिस्टम सैंडी का। किसके किसके थ्रू? स्टर्न का वर्क है। तो ओनली स्टर्न कैन, द पेन ऑफ योरिक कैन अंडरस्टैंड हिम। योरिक किसका? उसका निकनेम है, पेन नेम है इसका। ट्रिस्टन सैंडी किसका वर्क है? स्टर्न का। ठीक है, तो उसको नॉर्मल आदमी नहीं समझ सकता, एक बहुत ही क्रिटिकल और इंसाइटफुल राइटर ही समझ सकता है। ठीक है, जेम्स कॉन्ट्रडिक्शन के बारे में बात कही है। इज वेरी इंपल्सिव, ही एक्ट्स ऑन इज इम्पल्स ओवर कॉशन। मतलब धैर्य और फूक फूक के कदम रखने की बजाय वो बहुत ही ज्यादा इम्पल्सिव है। हेट्स चेंज, वो चेंज से नफरत करता है। रिडिक्यूल्स एग्जाम्पल ऑफ डिशेस, डिशेस के एग्जाम्पल का उनको बुरा बताता है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे अपन जब देखेंगे, है ना। एंटीथीसिस, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है? एंटीथीसिस। फनी एग्जाम्पल। ठीक है, ये देखो, ये वाला बहुत प्यारा वो है, एक प्यारा मीम, कि किस तरीके से वो बताता है कि यार तुम्हें ये खाना पसंद नहीं है,
तुम सोचते हो तुम कितने बेवकूफ आदमी हो, तुम किसी को पता मत देना तुम्हें ये वाला खाना पसंद नहीं है, वरना लोग तुम्हें बेवकूफ समझेंगे। ही इज दैट जजमेंटल एंड ही केयर्स दैट मच अबाउट सोसाइटी, इज फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। लव्स जेम्स लव्स आर्ट, आर्टिस्ट आदमी है, उसके बारे में बता दो। बिजी बाइज आर्ट बट क्लेम्स फॉर सेल, स्टिल हैंग्स हिज फेवरेट्स। वो बड़ी बड़ी पेंटिंग्स खरीदता है, फेमस फेमस, लेकिन वो कहता है यार ये तो मैंने बेचने के लिए खरीदी है, बाकी मैं तो आर्ट को कोई अच्छी चीज नहीं मानता। ऐसा उस भाई का कहना, लेकिन उसकी कथनी और करनी में बहुत डिफरेंस है, ये भी हम समझेंगे। ड्रामेटिक आयरनी है इसके अंदर। थियरीज वर्सेस नेचर, brave but careful preaches patience. He is very brave, but at the same time is careful too, but preaches the virtue of patience. But he is very impulsive, जो कि हमने पढ़ा है चौथे सेक्शन में। अब इनको डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे इसके बारे में, ठीक है। कंक्लूजन क्या लेके आता है उसके बाद देखो, ठीक है ना, ये अपने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बारे में कोच सीन के बारे में देख लेते हैं। समरी प्रीचेस कंटेंटमेंट गेट्स फ्यूरियट एट कोचमैन थ्रेटन्स टू लीव, कि एक बग्गी एक गाड़ी के अंदर ये एलिया और उसका भाई जेम्स बैठे हुए थे, वो हमेशा शांति की और पेशेंस की बात करता है, लेकिन उसको 35 मिनट्स रुकना पड़ जाता है। उसमें वो चिल्ला देता है और कह देता है यार तू इतना स्लो चलेगा, कब तक चलेगा, मैं तुझे छोड़ के जाने की धमकी दे देता है, और जाने की धमकी दे के भागने की कोशिश करता है। कौन? अपना भाई जेम्स। ये भी अपन पढ़ेंगे इस ऐसे के अंदर, ये वाला पॉइंट भी लेके आएंगे, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ 9 के अंदर किस तरीके से है ना बात होती है, देखो। डिनाइज रीजन, वो समझदार भरी बातों को डिनाई कर देता है, बट वो आर्ग्यूमेंट बहुत ही रीजन के साथ प्रूव करता है। तो इसमें भी एंटीथीसिस है, इसके अंदर भी पैराडॉक्स है। कैसे? आर्ग्यूज बट डिनाइज लॉजिक, खुद आर्ग्यू करता है और लॉजिक से अपनी बात को प्रूव करता है, और लॉजिक को ही गाली देता है। सेल्फ रेफ्यूटेशन, एनिमल स्माइल स्माइल चेंटिसलर, ठीक है। चेंटिसलर का भी एग्जाम्पल देता है, एक मुर्गे का एग्जाम्पल देता है किस तरीके से, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। विट अगेंस्ट विट, ये इसमें देख लेते हैं। नो सेंटिमेंटल ह्यूमन फीलिंग्स हेट्स एनिमल पेन, एग बॉइल्ड लॉबस्टर। अब ये लॉबस्टर को किस तरीके से, ईल जो होता है, केकड़े हैं, उनको गर्म पानी में डायरेक्ट बॉईल कर देते हैं, एंड ही सिंपैथाइज विद देम। मतलब ही इज अ वेरी एनिमल लवर काइंड ऑफ अ पर्सन, ही अंडरस्टैंड द पेन ऑफ ब्रूट क्लास। अब इसमें जो टर्म लिया है ब्रूट क्लास, किसके लिए लिया है? एनिमल्स के लिए, वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। स्टिल, अब देखो इसके अंदर नो कॉम्प्रोमाइज विद टाइम, टाइम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। कैसे? स्टिल फायरी ओल्ड एज बट रिस्पेक्ट रेजिस्टेंस टू टाइम, लैम्स गोज टू वॉक। मतलब ही इज वेरी ओल्ड बट ही इज वेरी फुल ऑफ लाइफ, वाइब्रेंट, पूरी तरीके से आत्म चेतना से, जिजीविषा से भरा हुआ व्यक्तित्व है। शोइंग ऑफ अ न्यू पेंटिंग, किस तरीके से वो पेंटिंग को शो ऑफ करता है। एक्स लाइक एन एक्सपर्ट कॉन्जर, एक एक्सपर्ट की तरह बिहेव करता है। फोर्सेस व्यूइंग न्यू लव ऑफ मोमेंट, सिंथिया, एक तरीके से एक रेफरेंस दिया है, इसके बारे में बताएंगे। तो सिंथिया किसकी पोम है, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वैसे मैं ही बता देता हूँ, आप कमेंट करने वाले हो नहीं। ये वर्क है बेन जॉनसन का, ड्रिंक टू मी विद दाइन ओन आईज, रेफरेंस। फिर उसके बाद अफेक्शनेट बट क्लूलेस टेल्स ओल्ड फ्रेंड्स न्यूज, डिस्कवर्स लैम्स पाथ, ठीक है, लैम्प से मिलता है, ठीक है, ये भी अपन ने पढ़ लिया। फिर उसके बाद रिजेक्टेड फॉर केयरिंग टू मच एंड इम्पेशंस, बैज ऑफ ऑनर, है ना। और लास्ट में कहता है कि अपना चार्ल्स लैम्प कहता है कि विद ऑल दीज एक्सेंट्रीज, है ना, एक बार उसको ग्रुप से भी बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि इज टू इम्पेशेंट, और वो जिस तरीके से उस ग्रुप में एक एनजीओ में काम करना चाहता है, लेकिन ही वांट्स क्विक रिफॉर्म, लेकिन लोग उसकी स्पीड से मैचअप नहीं कर पाते, इसलिए उसको निकाल दिया जाता है। बट लैम कहता है कि यार ये हमारी फैमिली का एक बैज है, एंड आई वुड लव टू हैव हिम विथ ऑल हिज डिटेल्स, दिस ऑल हिज एक्सेंट्रीज, किस किस तरीके से वो उसकी पूरी तरीके से जो विरोधाभास है उसके कैरेक्टर के अंदर, जिस जिस तरीके की पूरी क्वालिटीज है, जो चेंजेस हैं, जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जो आयरनी है,
जो एंटीथीसिस है उन सब के साथ उसको वो आत्मसात करना चाहता है। हमने पूरी तरीके से इसको समझ लिया। अब आप इसको पूरी तरीके से जैसे ही एक बार ऐसे पूरा पढ़े तो इसको एक बार देख लेना, उससे आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर हम बाद में जोसेफ एडिशन पढ़ेंगे लास्ट में। पहले एक बार हम इसको निकाल लेते हैं। अब हम फटाफट से जीवी शॉ भाई को पढ़ लेंगे। बेचारा कहाँ जानता है। ठीक है, ये रहा अपना। ठीक है, देखो यहाँ पे चलते हैं। ये तो जोसेफ एडिशन वाला आ गया। ओके, विद दिस वी स्टार्ट आवर लेसन। ठीक है, पैराग्राफ 1 के अंदर किस तरीके की बात होती है? ओपनिंग मेडिटेशन ऑन एज एंड ओब्लिवियन। वो किस तरीके से एज और ओब्लिवियन के ऊपर मेडिटेशन करता है। सॉरी, ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं। देखो टेक्स्ट कैसे स्टार्ट होता है। I am arrived at that point of life, oblivion will look upon my himself। ये टेक्स्ट की लाइन है, ये आप पढ़े ना। उसमें क्या है, समरी के अंदर बताता है, लैम रिफ्लेक्ट्स ऑन रीचिंग एन एज वेयर हैविंग इवन वन लिविंग पेरेंट इज रियल ब्लेसिंग। वो उस समय पे आ चुका है, वो जीवन के उस काल में आ चुका, बुढ़ापे की ओर आ चुका है, प्रौढ़ अवस्था से बुढ़ापे की ओर पहुंच चुका है, जहाँ पे आदमी का अगर एक भी पेरेंट जिंदा है, माँ बाप में से कोई एक भी जिंदा है, तो वो ब्लेसिंग कंसीडर की जाएगी। यस नो पेरेंट्स, उसके माँ बाप दोनों स्वर्ग सुधार चुके हैं। एंड ही कॉल्स अ पैसेज फ्रॉम ब्राउन्स क्रिश्चियन मोरल। ये ब्राउन्स क्रिश्चियन मोरल एक अल्यूजन है, किताब का नाम दिया गया है इस ऐसे के अंदर। इसका ध्यान रखना आप। अबाउट लिविंग लॉन्ग इनफ टू बी फॉरगॉटन, कि आप इतना लंबा जिए कि आपको भुला दिया जाए। नन रिमेंबर्स योर फादर, आप आपके पिताजी को याद नहीं रखते उनके मरने के बाद। फ्यू रिकॉल योर यूथ, वेरी फ्यू ऑफ देम रिकॉल योर यूथ, आपकी जवानी को याद करते हैं। आप सिर्फ एक तस्वीर बन के रह जाते हैं घर में। एन ओब्लिवियंस फेस बिकम विजिबल, और आपका ओब्लिवियन, आपका जो भुला देने वाला चेहरा है, बिकम्स विजिबल, मतलब आपको भुला दिया जाएगा। ये है लिटरेरी लैंग्वेज का डिफेमिलराइजेशन का कमाल, कि आप ओब्लिवियंस फेस, मतलब वी आर ऑल गोइंग बाउंड टू बी फॉरगॉटन, हम सब भुला दिए जाएंगे। मौत के बाद हमें कोई याद नहीं रखेगा। आप अपने दादा दादी को सिर्फ श्राद्ध के दिन याद करते हैं, उनकी सिर्फ एक तस्वीर टंगी हुई है घर के अंदर। ध्यान रखना, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से आत्मसात करोगे तो आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, क्योंकि आप सोचते हो यार कोई याद नहीं रखने वाला आपको मेरे यार। तो अपना हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अपने टर्म्स पे जिंदगी जियो, ना कि सोसाइटी के टर्म्स पे। लिटरेरी टेक्निक्स अपन देख लेंगे। सर टॉमस ब्राउन का एग्जाम्पल दिया, क्रिश्चियन मोरल, 17th सेंचुरी की एक बढ़िया रिलीजियस एंड फिलोसफिकल किताब है। ऑब्लिवियन विल लुक अपॉन मी, इसके अंदर पर्सोनिफिकेशन है ना, मानवीकरण है। ठीक है, इसके अंदर अच्छी अच्छी लैंग्वेज यूज हुई है। फेलिसिटी, सिंगुलैरिटी, ठीक है। फर्स्ट पर्सन रिफ्लेक्ट्स मोड ओपन्स विद आई, एस्टेब्लिशिंग इंटीमेट ऐसे वॉइस, कि किस तरीके से, कौन से इसका नरेटर कौन है, फर्स्ट पर्सन नरेटर है। तो एक इंटीमेट, एक सब्जेक्टिविटी, एक डाइग्रेशन है इसके अंदर, एक खुद का विचार है, खुद की भावनाएं हैं, एक तरीके से पर्सनल ऐसे है। अब इनसाइट क्या है, लैम इमीडिएटली सेट्स द थीम ऑफ मेमोरी वर्सेस फॉरगेटफुलनेस। तो पहले जो अपना वो है उसके अंदर थीम क्या है, मेमोरी वर्सेस फॉरगेटफुलनेस, मतलब स्मृति वर्सेस भुला देना। विच अंडरपिन्स द होल ऐसे, जो कि पूरे ऐसे के अंदर आपको दिखाई देगी। राइटिंग इटसेल्फ इज एन एक्ट अगेंस्ट ऑब्लिवियन, कि लिखना एक एक्ट है भुला दिए जाने के खिलाफ। क्योंकि हम लिखे हुए को पढ़ते हैं, अब हम चार्ल्स लैम के इतने साल मर जाने के बाद भी हम उन्हें पढ़ रहे हैं, तो एक तरीके से ये एक डिफाइंस है, एक रेजिस्टेंस है, किसके खिलाफ, ऑब्लिवियन, भुला देने के खिलाफ। ब्राउन्स कोट एलिवेट्स अ पर्सनल फीलिंग इनटू यूनिवर्सल ह्यूमन कंडीशन। ठीक है, अब देखो पैराग्राफ 2 पे आ जाते हैं। आई हैड एन आंट अ डियर एंड गुड वन, रिडोलेंट ऑफ सूदिंग रिकलेक्शंस। अब आंट के बारे में डिस्क्रिप्शन से वो पढ़ लेते हैं। आंट का डिस्क्रिप्शन पढ़ना है हमें। लैम डिस्क्राइब्स हिज आंट, लैम अपनी आंट के बारे में चर्चा करते हैं।
soured by spinsterhood. She was not married. She was best out with single blessedness. मतलब she was sprinter sprinster, मतलब शी वॉज नॉट मैरिड, उनकी शादी नहीं हुई थी, येट लविंग हिम एक्सक्लूसिवली, लेकिन वो लैम से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। सी रीड्स डिवोशनल बुक्स, वो किताबें पढ़ती है कैसी, धार्मिक। थॉमस ए कैम्प्स की किताब है, कैथोलिक प्रेयर बुक है, वो पढ़ी है उन्होंने। डिस्पाइट प्रोटेस्टेंट्स वार्निंग्स, क्योंकि प्रोटेस्टेंट एंड कैथलिक्स आर एट वॉर विद ईच अदर व्हेन इट कम्स टू रिलीजियस डॉक्ट्राइन्स, ठीक है। ओकेजनली अटेंडेड यूनिटेरियन चैपल, उन्होंने अपने धर्म के विरुद्ध यूनिटेरियन चैपल भी अटेंड किया है। और शार्प टंग बट स्टेड फास्ट, शी वॉज वेरी शार्प टंग, वो बहुत ज्यादा तीखा बोलती थी। और ओनली सेक्युलर एक्ट ही रिकॉल्स इज स्प्लिटिंग फ्रेंच बीन्स इनटू बेसिन ऑफ वाटर, मतलब उनका जो सेक्युलर एक्ट है, एक तरीके से एक फ्री टाइम, एक पास टाइम जो रिलीजियस किताबों के अलावा वो करती थी, कि जो कॉफी की बीन्स है उनको अलग अलग करना। द स्मेल स्टिल ब्रिंग्स बैक टेंडर मेमोरीज, उसकी खुशबू उसे उसकी आंट की याद दिला देती है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या है, अंडरस्टेटमेंट है, पैथोस है। सिंगल ब्लेसेडनेस हैज साउड हर टू द वर्ल्ड, यूफिमिज्म है, एक तरीके से उसको ये बोलने की बजाय कि शी वॉज नॉट मैरिड, एक यूफेमिस्टिक टेक्निक यूज की है। आप मुझे बताएंगे यूफेमिज्म का अर्थ क्या होता है, और यूफेमिज्म टर्म किसने कॉइन की थी। यूफेमिज्म का अर्थ होता है कि हम एक बहुत अच्छे लहजे में, एक बहुत प्यारे लहजे में बात को कहें, जैसे कि वह सर सुधार गए, rather than he's dead, ठीक है। अब बहुत ज्यादा इसके ऊपर घुसने की जरूरत नहीं है, अब इनसाइड देख लेते हैं। आंट इज ड्रॉन विथ अफेक्शनेट रियलिज्म, हर फ्लॉज एंड हर क्वाइट पिटी, द बीन्स डिटेल इज अ क्लासिक लैम वूम फाइंडिंग profound meaning in trivial, the smell becomes प्रोस्टेन मेडलिन बिफोर प्राउस्ट, मतलब कुल मिला के उसको याद आ जाती है अपने पास्ट की। पैराग्राफ 3 के बारे में पढ़ लेते हैं। पैराग्राफ 3 के बारे में मेल आंट्स के बारे में बात करता है, कजन के बारे में बात करने लग जाता है, मतलब पैराग्राफ 3 से हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने लग जाएंगे। समरी, लैम हैड नो अंकल्स टू रिमेम्बर, ओनली हिज अंकल साइड ही वाज बोर्न एन ऑर्फन, तो उसके कोई चाचा नहीं था, एक तरीके से उसके अंकल की तरफ से वह था अकेला, ऑर्फन था। नो सिबलिंग्स, कोई उसका भाई बहन नहीं था। अ सिस्टर नेम्ड एलिजाबेथ, एक बहन थी एलिजाबेथ, डाइड इन इन्फेंसी, जो कि बचपन में ही मर गई थी। बट हर कजन्स इन हेडफोर्डशायर, स्पेशली जेम्स एंड ब्रिजिट एलिया, कौन कौन है उसके कजन, उनका नाम है जेम्स एलिया एंड ब्रिजिट एलिया, जिनके बारे में हम बार बार रेफरेंस देखते हैं। ओल्डर बाय 12 एंड 10 ईयर्स, तो जेम्स इज हाउ ओल्डर देन हिम 12 ईयर्स, जेम्स उससे 12 साल बड़ा है, और एलिया उससे ब्रिजिट उससे 10 साल बड़ी है, किससे, चार्ल्स लैम से। दे स्टिल ट्रीट हिम लाइक अ यंगर ब्रदर विच ही होप्स कंटिन्यूज इवन इनटू हिज ओल्ड एज, उसे अभी भी एक छोटे भाई की तरह ट्रीट करते हैं, वो चाहता है कि ये एंड तक उसके लाइफ में रहे। इसके अंदर एक बहुत प्यारी वोकैबुलरी है, वो आपको ध्यान रखनी है, उसमें दे रखी है कि शायद हाँ, कजन पार एक्सीलेंस उनके लिए टर्म यूज करता है कि दे आर पार एक्सीलेंट, मतलब दे आर बेस्ट, ठीक है। हाइपरबोलिक विश, व्हेन दे शैल बी 75 एंड 73 इयर्स ओल्ड परसिस्ट इन ट्रीटिंग मी एज अ स्ट्रिपलिंग, ये रहा वर्ड, कि जब वो 75 साल के 73 साल के हो जाए तब भी वो मुझे एक छोटे भाई की तरह ट्रीट करें। इनसाइट, लैम कॉन्ट्रास्ट, लैम कंस्ट्रक्ट्स अ चोजन फैमिली फ्रॉम cousins, although he was not born with brother and sister, but he makes his cousins or sisters his family. The absent sister Elizabeth haunts the margins, a real life loss. Lamb's sister Mary did survive, but her here he fictionalizes. उसकी जो बहन थी मैरी, वो बच गई थी, लेकिन वो एक फिक्शनल एल्यूजन यूज कर रहा है। द डिजायर टू रिमेन यंग इन द आइज ऑफ एल्डर्स इज टचिंग एंड कॉमिक, कि अपने बड़े भाई बहनों के प्रति इतना सम्मान, इतना प्रेम, अपने आप में एक भाव विभोर दृश्य है। आज के जमाने में यार इतना रिस्पेक्ट
पैराग्राफ 4 के बारे में बात करते हैं। जेम्स के बारे में बात होने लग जाती है पैराग्राफ 4 से। जेम्स इज अ वॉकिंग कॉन्ट्रडिक्शन। जेम्स एक चलता फिरता क्या है? विरोधाभास। ठीक है। नेचर हैज हर ओन यूनिटीज नॉट ऑल critics कैन penetrate. Only Stern's Yorick could have drawn him fully. Lamb will attempt in his poor antithetical manner. कुल मिला के जेम्स है, ही इज अ फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, में विरोधाभास से भरा हुआ है। ओनली यॉरिक, लॉरेंस स्टर्न जिसने किताब लिखी है ट्रिस्टम सैंडी, ओनली राइटर विद सच डेक्सटेरिटी, राइटर विद सच डेप्थ, एक ऐसा महान लेखक ही उसको समझ सकता है। आम आदमी, नॉर्मल आदमी के बस की बात नहीं है। पैराडॉक्स यूज किया गया है। यॉरिक टिस्टन सैंडी का अपन ने बता ही दिया था। इनसाइट ले लेते हैं। लैम अनाउंसेस हिज मेथड। एंटीथीसिस की बात की गई है, पेयरिंग अपोजिट्स। जेम्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन लॉजिकली। जेम्स को लॉजिकली या लॉजिक से नहीं समझा जा सकता। ही मस्ट बी रेंडर्ड आर्टिस्टिकली बिकॉज ही इज अ काइंड ऑफ पर्सन हु इज एन आर्टिस्ट। उसको आर्टिस्ट की तरीके से ही देखा जाना चाहिए। दिस रेफर्स टू स्टर्न सिग्नल्स दैट दिस विल बी अ शेंडियन whimsical डाइग्रेसिव पोर्ट्रेट। कैसा? अपने आप एक दखियानूसी टाइप का इंसान होगा। जैसा कैरेक्टर कौन पोर्ट्रे करता है? लॉरेंस टिस्टन सैंडी के अंदर। ठीक है। अब पैराग्राफ 5 के अंदर चलते हैं। टू एन ऑर्डिनरी ऑब्जर्वर जेम्स इज मेड ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी प्रिंसिपल्स। एक नॉर्मल आदमी के लिए जेम्स के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस भरे हुए दिखाई देंगे। इम्पल्सिव येट अ फिलोसोफर ऑफ प्रूडेंस। बहुत ज्यादा वो धैर्यवान बिल्कुल भी नहीं है। इज वेरी इंपल्सिव यट ही इज अ काइंड ऑफ अ फिलोसोफर, जो कि किसकी बात करता है? बुद्धि की बात करता है, प्रूडेंस की बात करता है, पेशेंस की बात करता है। हिज डॉक्ट्राइन इज फ्लैग्मेटिक। इसकी बात करता है, कामनेस की बात करता है। बट हिज टेम्परामेंट इज सैंग्यून। फ्लैग्मेटिक और सैंग्यून, ये फ्लैग्मेटिक का मतलब है काम, बट उसका जो टेम्परेचर है, उसका जो टेम्परामेंट है, दैट इज हॉट। ही इज फुल ऑफ क्या? हॉटनेस। एक तरीके से नॉट ही इज वेरी हैंडसम, नो, बट हॉट टेम्पर्ड। He has new projects constantly but opposes innovation. He is always something to look forward to, but he always कहता है कि यार नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है नए नए काम करने में। आई एम अगेंस्ट इनोवेशन। तो उसकी बातों में, उसकी हरकतों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। His fancy is full of fine notions, yet he fears romanticism in others and preaches common sense. वो कहता है he himself is a very romantic and artistic kind of a person, बट वो दूसरे के अंदर रोमांटिसिज्म को बिल्कुल पसंद नहीं कर पाता और कहता है कॉमन सेंस से जिंदगी जियो, एक आम जिंदगी जियो। द डिश एंड एनेक्डोट इज परफेक्ट। लैम्प small domestic devastatingly revealing James projects his own fear of non-conformity onto lamb. The humor lies in the disproportion, not liking a dish equals madness. हाँ, अब देखो इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट किया गया है। लैम्प से वो कहता है कि यार अगर तुझे खाना पसंद नहीं है, डिश पसंद नहीं है, तो ये तू किसी मेरे अलावा किसी और को मत बताना। अगर तूने किसी और को बताया तो वो तेरे को पागल समझेंगे। तो एक तरीके से ही इज एन कन्फॉर्मिस्ट, बट वो नॉन कन्फॉर्मिटी, कौन? लैम। नॉन कन्फॉर्मिटी मतलब समाज के हिसाब से नहीं चलने को वो प्रोजेक्ट करता है। क्या? जेम्स प्रोजेक्ट इज ओन फियर ऑफ नॉन कन्फॉर्मिटी। मतलब जेम्स को सोशल वैलिडेशन चाहिए, सोशल अप्रूवल चाहिए, और वो नॉन कन्फॉर्मिटी की बात करता है कि सोसाइटी से अलग चलो। यहाँ भी एक एंटीथीसिस है। मतलब आपने ऐसे बहुत से लोग होंगे जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े है ना, हवा में किले बनाते हैं, बिल्डिंग कैसल इन द एयर, लेकिन उनके एक्शंस उसके जस्ट अपोजिट है। ठीक है। अब अपन छठे पैराग्राफ पे चलते हैं। जेम्स प्रिटेंड्स ही बाइज पिक्चर्स ओनली टू सेल देम। वो फोटोज खरीदता है, पिक्चर्स खरीदता है, पोर्ट्रेट्स खरीदता है, किसके लिए? बेचने के लिए। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। सो हिज एंथुजियाज्म वोंट एनकरेज योर्स। जिससे कि उसका जो जोश है वो तुम्हारे जोश को बरकरार ना करे या तुम्हें प्रेरित ना करे पोर्ट्रेट्स खरीदने के लिए। Yet why does a tender Domicino स्टिल हैंग ऑन हिज वॉल? लेकिन अगर ऐसा है तो उसके ऊपर डोमिनिचिनो, एक तरीके से एक पेंटर है, उसके बारे में एक रेफरेंस दिया गया है। उसकी पेंटिंग क्यों उसकी दीवार पर लटकी हुई है? ही वैल्यूज इट मोर देन हिज आई साइट, क्योंकि
वो उसकी बहुत ज्यादा कदर करता है. ही इज आर्टिस्टिक काइंड ऑफ अ पर्सन. ही इज अ पर्सन फुल ऑफ आर्टिस्टिक वैल्यूज. उसके अंदर एक कलाकार छुपा हुआ है. नो पिक्चर डीलर कैन टॉक एज ही डज. कोई भी पिक्चर डीलर उससे ऐसे बात नहीं कर सकता जैसे वो बात करता है. ठीक है. ठीक है, यहाँ पे अपन बात कर देते हैं. इसके अंदर अपन को ये पढ़ना, लैम रिवील्स जेम्स सेंटिमेंटल कोर beneath cynical armor. The collector's pretense is defense against vulnerability. ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. अब आगे पढ़ लेते हैं. मोस्ट पीपल बेंड देयर थियरीज टू देयर ह्यूमर्स. जेम्स थियरीज आर डायमेट्रिकली अपोज टू हिज नेचर. अब जो उसकी थियरीज है, उसका जीवन जीने का जो सलीका है, उसके बात करने से और उसके बिहेवियर से, उसके एक्शन से बिल्कुल अपोजिट है. इज इंस्टिंक्टिवली करेजियस लाइक चार्ल्स ऑफ स्वीडन. वो एक बहुत करेजियस और बहुत ही बहादुर इंसान है, चार्ल्स ऑफ स्वीडन की तरह. बट चेरी ऑफ हिज पर्सन ऑन प्रिंसिपल्स लाइक क्विकर्स. तो वो बात तो करता है शांति की, गांधीयन क्विकर्स की तरह, लेकिन ही इज अ पर्सन लाइक चार्ल्स ऑफ स्वीडन, मतलब वेरी करेजियस, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ पैशन. ही प्रीचेस bowing to the great but stand upright before the charm of tartary. वो है ना, कहता है कि यार तुम है ना बड़े बड़े लोगों के सामने झुक जाओ और है ना बच के निकल जाओ, लेकिन जब खुद की बात आती है तो वो चार्म ऑफ टार्टरी, मतलब एक बहुत बड़े महान मंगोलियन लीडर के खिलाफ भी खड़ा हो जाता है. एक स्टॉल पेशेंस yet he cannot wait for his dinner. वो कितना मस्त बात है. वो बात तो करता है शांति की, लेकिन अगर उसको 5 मिनट खाना लेट हो जाए ना, तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता. अब दूर नहीं रह सकता एक दिन. ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया. अब 8वां पैराग्राफ. नेचर मेड जेम्स रेस्टलेस. नेचर ने जेम्स को बिल्कुल रेस्टलेस बनाया है. आर्ट मेड हिम अ फाइन ओरेटर ऑन क्वाइट कंटेनमेंट. ही lectures Lamb on patient while waiting for coach. Wonders at Lamb's fidgetiness, then explored at coachman for delaying, threatening to get out. अब देखो, इसमें एक तरीके से वो एक बग्गी के अंदर बैठे हुए हैं कहीं जाने के लिए, तो वो बात तो शांति ही करता है, लेकिन वो 10 से 15 मिनट जब तक बग्गी के अंदर और सारे पैसेंजर आके बैठ जाएं, तब तक का भी इंतजार नहीं कर सकता और धमकी देता है. ए, मैं निकल जाऊंगा अगर तूने बग्गी नहीं चलाई, तूने मेरा समय बर्बाद कर दिया. इस तरीके का इंसान है. ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं. 9th पैराग्राफ के अंदर. वेरी क्विक एट इनवाइटिंग एन आर्ग्यूमेंट. रीजन इज नॉट नेचुरल टू हिम. व्हेन प्री एडवेंचर द नेक्स्ट मोमेंट हिज लंग्स शेल क्रॉ लाइक चैंटिसलर. समरी. जैक इज क्विक एट आर्ग्यूमेंट्स बट कैनॉट फॉलो अ चेन ऑफ रीजनिंग. मतलब ही इज वेरी आर्ग्यूमेंटेटिव बट कैनॉट फॉलो अ चेन ऑफ रीजनिंग. इज नॉट वेरी लॉजिकल. ही जम्प्स टू कंक्लूजन बाय नॉन लॉजिकल प्रोसेसेस. आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे, वो कहीं भी किसी भी बात को कैसे भी घुमा फिरा के, किसी भी तरीके से घुमा फिरा के, उल्टा सीधा करके अपनी बात प्रूव कर देते हैं. ही हैज बीन हार्ड टू डिनाई दैट रीजन एग्जिस्ट. उसने मना कर दिया कि लॉजिक और रीजन एग्जिस्ट करता है. यूजिंग रीजंस टू डू सो. और रीजन से रीजन को डिस्कार्ड कर रहा लौंडा. मतलब कहीं ना कहीं वो आर्ग्यूमेंट यूज करता है अपने दिमाग से, और दिमाग को डिस्कार्ड करता है और बात करता है कॉमन सेंस की. ही क्लेम्स लाफ्टर इज अननेचुरल टू हिम, देन क्राउज लाइक अ रोस्टर. वो कहता है कि हंसना बेवकूफों का काम है, और फिर खुद ही एक मुर्गे की तरह बांगते हुए हंसता है. ठीक है, अब अगला अपन पढ़ लेते हैं. जेम्स क्लेम्स दैट विट इज हिज अवर्शन. कि वो विट, वो चालाकी, एक तरीके से रिटोरिक, एक स्मार्टनेस से नफरत करता है. येट ही सेज ब्रिलियंट थिंग. लेकिन वो बहुत समझदार भरी बातें करता है. एग्जाम्पल. सीइंग एटन बॉयज प्लेइंग, ही लेमेंट्स दैट इन अ फ्यू इयर्स दे विल बिकम फ्रिवलस एमपीज. जो एटन बॉयज है, एक स्कूल है, एक फेमस स्कूल के बच्चों को खेलते हुए देख के, यार ये कितने अच्छे बच्चे हैं, वो बात करता है, एक विटी रिमार्क करता है कि कुछ दिनों बाद ये चालाक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएंगी और लोगों का शोषण करेंगे, जो हमने फ्रीडम में पढ़ा था. उसके बाद अब अगला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं. जेम्स रिमेन्स फायरी इन एज, ऑल्दो इज वेरी ओल्ड बट ही इज यंग एट हार्ट. वो अंदर से जवान है, अभी तो मैं जवान हूं. तो जवानी और बुढ़ापा, इट्स नॉट अबाउट एज, इट्स ऑल अबाउट योर एटीट्यूड. आपके एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है. Lamb hates people who meet time halfway. He wants no compromise. Seeing James march opposite direction on May morning
face shining, eyes on painting purchase, makes Lamb glad. James lecture Lamb on advantage of having regular work, wishes he had fewer holidays, then heads off to Paul Mall singing while Lamb goes tuneless. अब वो James is a very lively, he's a very exuberant creature. He's full of life. तो वो क्या करता है, वो चला जाता है, चला जाता हूँ किसी की धुन में, काइंड ऑफ अ पर्सन, धड़कते दिल के तराने लिए। और वो लैम से कहता है यार काश, काश मेरे पास भी तुम्हारा तरीके से टाइम होता, और मैं चाहता कि यार मेरे पास भी बहुत कम छुट्टी हो, क्योंकि वर्क इज वर्शिप, लेकिन अंदर ही अंदर वो जिंदगी को जीना चाहता है, सुकून से रहना चाहता है। और लैम जो कि झुके हुए कंधों के साथ रहता है, अपने काम पे चला जाता है। ठीक है, ठीक है, अभी इसमें भी एंटीथीसिस है। उसके बाद हम देख लेते हैं जेम्स द प्रोफेसर ऑफ इंडिफरेंस, उसको फर्क नहीं पड़ता। डज द ऑनर्स ऑफ न्यू पेंटिंग्स ऑब्सेसिवली, ही इज ऑब्सेस्ड पेंटिंग, मेकिंग यू व्यू फ्रॉम एवरी एंगल थ्रू योर फिंगर्स फॉर एरियल पर्सपेक्टिव। इस तरीके से ऐसे ऐसे अलग अलग पेंटिंग को देखने के लिए आपको मजबूर करता है, अलग अलग एंगल से आपको पेंटिंग देखने के लिए मजबूर करता है। कहता है कि ऑल्दो कहता है कि यार मुझे पेंटिंग से फर्क नहीं पड़ता, मैं इन्हें खरीदता हूं जिससे मैं इन्हें बेच सकूं, लेकिन लौंडे को फर्क पड़ता है, यही है इसकी क्वालिटी। अब आप देखो चार्ल्स लैम की राइटिंग स्टाइल कितनी अच्छी है, किस तरीके से उसने उसको कितना स्मॉल डिटेल्स को पकड़ा है। वो टू एनीबडी हु प्रेफर्स एन अर्लियर बारगेन, द लास्ट परचेज इज ऑलवेज इज सिंथिया ऑफ द मिनट। अब जो लास्ट में उसने पिक्चर खरीदी है वही उसकी बेस्ट पिक्चर होती है, जो बच्ची कुछ पिक्चर्स होती है वो गैराज और रेस्ट रूम में पड़ी रहती है। कुल मिला के बात यही है। और ला सिंथिया ऑफ द मिनट का मतलब हिज फेवरेट वन। Many Madonna enters as Raphael, moved room to room, and degraded finally to जियोर्डानो और मैरिटी। एक तरीके से पेंटर्स के नाम है। मैनी अ मेडोना, मेडोना एंटर्ड एज रफाइल्स, कि पहले मेडोना एक टॉप पेंटर है, देन इट बिकम्स रफाइल, मतलब और लेटर नीचे गिरती है, एंड रफाइल बिकम्स मैरेटिनी, मैरेटीनी, मैरेटी, मैरेटी बन जाती है और नीचे आ जाती है। ठीक है, गॉर्डेनो और मैरेटी। ठीक है, कुल मिला के इट गोस डाउन। अब इसको अब देख लेते हैं। सिंथिया ऑफ द मिनट, सिंथिया मून गॉडेस एज फ्लीटिंग ब्यूटी, मिनट एज मोमेंट्री, एक्सटेंडेड मेटाफर ऑफ आर्ट्स डिक्लाइन फ्रॉम रफाइल टू लूका जियोर्डानो, अ कॉमिक फॉल फ्रॉम हाई टू लो। कुल मिला के हाई टू लो एक फॉल, किसका, रफाइल टू लूका तक। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। इसमें अल्यूजन किसका है, अल्यूजन टू शेक्सपियर रिचर्ड द सेकंड, क्वींस फॉल फ्रॉम स्वीट मे टू हॉलो मास और शॉर्टेस्ट डे। इसके अंदर रिचर्ड द सेकंड का भी रेफरेंस दिया गया है। इन रेफरेंस को जरूर याद रखना। द रेफरेंस दैट हैज बीन यूज्ड इन चार्ल्स लैम्स ऐसे, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो रिचर्ड द सेकंड का रेफरेंस दिया गया है शेक्सपियर का। ठीक है, अब अपना दो तीन पैराग्राफ और बचे हैं। जेम्स लव्स लैम बट हैज लिटिल इंसाइट इनटू लैम्स माइंड, ही टेल्स एन ओल्ड प्ले गोयर अबाउट अ कॉमेडियन एज न्यूज, he recently discovered green lanes for लैम हैज वॉक्ड फॉर 20 years। उसने कहा कि यार जिस सड़क से लैम 20 साल से गुजर रहा है, वह उसी सड़क के बारे में लैम को बताता है। ये भी एंटीथेटिकल है। ठीक है, इन साइड्स को पढ़ लेते हैं। लैम जेंटली मॉक्स जेम्स लैक ऑफ इमेजिनेटिव एम्पैथी, कि लैम जेंटली, प्यार से उसको मॉक करता है, उसका मजाक उड़ाता है, उपहास उड़ाता है। इमेजिनेटिव एम्पैथी, ही कैनॉट सी व्हाट अदर्स ऑलरेडी नो, उसको पता नहीं लगता कि यार सामने वाले लोगों को जो मैं बता रहा हूँ एक्साइटमेंट के साथ, एक कॉमन प्लेस थिंग जिनके बारे में उनको ऑलरेडी पता है। दिस इज नॉट मैलिस, ये उसके अंदर दुर्भावना नहीं है। इट्स अ रिकॉग्निशन ऑफ हाउ इवन क्लोज रिलेशंस कैन स्ट्रेंजर्स टू आवर इनर लाइव्स, कि इवन द वेरी क्लोजेस्ट पर्सन हु आर वेरी डियर टू अस डू नॉट अंडरस्टैंड आवर रियल सेल्फ। मतलब जो हमारे क्लोज है, हमारे दोस्त है, हमारे भाई हैं, हमारे रिश्तेदार है, वो भी हमें नहीं समझ पाते और बातों को रिपीट करते हैं। ठीक है, अब आगे चलता है। जेम्स डिसमिसेस सेंटिमेंटल फीलिंग्स, वो अंदर से सेंटिमेंटल फीलिंग्स को डिसमिस करता है। ओनली बॉडीली सफरिंग इज रियल, वो कहता है जो शरीर पे कष्ट पड़े वही कष्ट है, बाकी सेंटिमेंटल दुखी होना, कि
मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। काइंड ऑफ जो सेंटिमेंटैलिटी एक लवर का, एक लास्ट राइड टुगेदर के अंदर जो अपना वो ब्राउनिंग ने जिस तरीके से दिखाया है, ही रिजेक्ट्स ऑल ऑफ दैट। उसको कहता है अगर आपका हार्ट कट गया, आप ठाकुर बन चुके हो, तो वही है असली दर्द, और मर्द को दर्द नहीं होता। यट लेकिन बाबू मोशाय, ही इज इंटेंसली अफेक्टेड बाय एनिमल पेन, ब्रूट फोर्स। वो जानवरों के दर्द से महसूस करता, उनको फील कर पाता है। अ ब्रोकन विंडेड हॉर्स एंड ओवरलोडेड एस, एक ब्रोकन विंडेड हॉर्स, एक हॉर्स जिसके हाथ पैर टूटे हुए हैं, एक गधा जो पूरी तरीके से ओवरलोड हो रखा, और लॉबस्टर बॉइल्ड, एक ईल, एक लॉबस्टर, एक केकड़े को जिसको गर्म पानी में डाल के उबाल दिया गया है, वो डाई फॉर पिटी। ही फील्स देयर पेन, इज एम्पैथेटिक टुवर्ड्स देम, ही लव्स एनिमल, और वो उनके पेन को समझता है, उनके अंदर की बातों को समझता है। शेक्सपियर की कोटेशन यूज की है, ऑल ऑल फॉर पिटी ही कुड डाई। ये शेक्सपियर की मेजर फॉर मेजर से यूज की ली गई है, जिसको ट्रांसफर टू एनिमल सफरिंग क्रिएटिंग हाई बर्लेस्क। ठीक है, तो मेजर फॉर मेजर के अंदर क्या कौन सा रेफरेंस लिया गया है? फॉर ऑल पिटी ही कुड डाई। मेजर फॉर मेजर से रेफरेंस लिया गया है, रिचर्ड द सेकंड से लिया गया है। फ्रीडम के अंदर इयागो अपना डेस्डिमोना ओथेलो से रेफरेंस लिया है। ध्यान रखना, इन रेफरेंस पे विशेष विशेष ध्यान रखना। वैसे मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है, इसमें से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब लास्ट लास्ट में चलते हैं। जेम्स हैज अ क्लार्कसन्स फीलिंग बट नॉट हिज परसिस्टेंस। उसके अंदर जेम्स क्लार्कसन जैसी फीलिंग है, क्लार्कसन जैसी फीलिंग, बट उसके जैसा धैर्य, परसिस्टेंस, लगातार काम करने की काबिलियत नहीं है। ही कैनॉट वेट, वो वेट नहीं कर सकता, रुक नहीं सकता। हिज जील आउट टर्न्स हिज court jester. He was blackballed from a relief society because his humility extended their creeping processes. Lamb call this blackballing a patent of nobility. मतलब एक तरीके से उसको एक एनजीओ से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि उनकी वो स्लो प्रोसेस को हैंडल नहीं कर पा रहा था, वह उन जैसा नहीं था, इसलिए उसको उस एनजीओ से बाहर निकाल दिया गया। एंड ही इज वेरी डिफरेंट देन देम, एंड लैम्स कॉल्ड इट द पेटेंट ऑफ नोबिलिटी। लैम्स कहता है कि यार ये हमारे परिवार की विशेष वो है, विशेषता। ठीक है, अब लास्ट में वो कहता है कि आई डोंट वांट टू चेंज माय कजन। लैम आस्क डज ही मेंशन दीज इनकंसिस्टेंसी टू मोक हिज कजन। क्या उसने उसके बारे में इतना कुछ बताया, उसके अंदर इतने विरोधाभास बताए, क्या उसका वो मजाक उड़ाना चाहता है? नहीं, वो अपने इस भाई को किसी भी परफेक्ट भाई से कंपेयर नहीं करना चाहता, उससे रिप्लेस नहीं करना चाहता। ही वॉन्ट्स हिम द वे ही इज। ये इसके बारे में बात करी है, और लास्ट में वो बता रहा है हार्टफोर्डशायर में वो अपनी बहन के बारे में बात करेगा। विद दिस वी रैप अप दिस ऐसे, बाय बाय, टेक केयर। अब लास्ट ऐसे मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा गला दुख चुका है, दुख, और मैंने आपके दो बड़े बड़े ऐसे कंप्लीट कर दिए, वो आपको बाद में कराऊंगा मैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। विद दिस हमने बहुत कम टाइम के अंदर बहुत बड़े बड़े दो लेसन्स कंप्लीट कर दिए। ये जो दो पिक्चर्स हैं उनको जरूर से जरूर देखना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, एंड डोंट फॉरगेट टू स्टे फकिंग हार्ड।